हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आप मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ, जिसे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से पढ़ेंगे। अभी मैंने लास्ट टॉपिक में आपको पहला चैप्टर डिस्कस किया था, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने सेकेंड टॉपिक के बारे में, सेकेंड चैप्टर। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, जिसे डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी कहा जाता है, या इसे हम पॉलिटिकल फ्रंटियर भी कहते हैं। अगर हम बात करें डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब तो क्या होगा। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर आर बाउंड्रीज। क्या है, एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज को बताता है कि किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या है, कहाँ तक उसके लॉ एंड ऑर्डर ऑपरेट होते हैं, उसी को डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जाता है। इसमें इट आल्सो इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड है, पहला ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि शिप एंड एयरक्राफ्ट। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड है इसमें। शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अगर किसी नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा 2 या 2 से अधिक कंट्री में कोई शिप एंड एयरक्राफ्ट वगैरह ऑपरेट किया जा रहा है, या ओन्ड किया जा रहा है, या ऑपरेट किया जा रहा है, तो वो इंक्लूड होगा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत। उसके बाद हम बात करते हैं किसमें देख लेते हैं। फिशिंग वेसल्स है। फिशिंग वेसल्स का मतलब एक फिशिंग प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। अगर कोई फिशिंग वेसल्स है, कोई ऑयल है, कोई नेचुरल गैस रिग्स है, या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, ये या फिर वो ऑपरेट किया जा रहा हो, हम किसके द्वारा, रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री के द्वारा, इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेट। किसी भी इंटरनेशनल वाटर में जहाँ पर उनको एक राइट दिया गया हो ऑपरेट करने के लिए, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, या इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। फिर कोई एम्बेसीज हो, कंसल्टेंसी हो, या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो जो दूसरे देश में ऑपरेट की जा रही हो। ठीक है, जैसे अगर इंडिया की कोई एम्बेसी है जो फ्रांस में ऑपरेट हो रही है, तो वो हमारा पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ की कंडीशन होगा, क्योंकि वहाँ पर जो एम्बेसी काम करेगा वो इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अब दूसरे तरफ मूव करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। सबसे पहला, अगर मैं बात करूं तो एम्बेसीज, कंसल्टेंसी एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। दूसरे देशों की कोई एम्बेसी है, कोई कंसल्टेंसी है, कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाता, चाहे वो हमारी कंट्री में ही क्यों ना हो। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे UN या WHO है, तो वो भी इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं होगा। तो हमने भी देखा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी या पॉलिटिकल फ्रंटियर या इकोनॉमिक टेरिटरी की बात होगी तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंस। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंस में देखा जाए तो नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest। यहाँ पर एक चीज़, एक वर्ड यूज हो रहा है, क्या, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात हो रही है। यानी कहने का मतलब है कि यहीं पर वो सेलिंग करता हो, परचेजिंग करता हो, यानी यहाँ के प्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व होता हो। यहीं पर उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो आर्थिक हित है, वो जहाँ पर उसका आर्थिक हित इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा हो, ठीक है, उसे हम लोग नॉर्मल रेसिडेंस कहते हैं। अगर मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में इन्वॉल्व हो रहा है, यानी मैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग या इकोनॉमिकली ऑपरेटेड इंडिया के द्वारा किया जा रहा हूँ, या इंडिया में हूँ, तो हम नॉर्मल रेसिडेंस कहे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगले की तरफ चलते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है कि कोई अगर फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, किसी भी एम्बेसी का कोई फॉरेन स्टाफ है, कोई ऑफिशियल्स है, कोई डिप्लोमेट्स है, या मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स अगर कोई है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। कोई फॉरेन टूरिस्टर है, विजिटर्स है, वो विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, किसी भी रिक्रिएशन के लिए हमारी कंट्री में आया हो, या हॉलिडे के लिए आया हो, क्या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया हो,
या पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए आया हो, स्पोर्ट्स के पर्पज़ से आया हो, या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया हो, अगर ये सब करने आया है तो वो नॉर्मल रेसिडेंस नहीं कहा जाएगा। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ और WHO, मैंने कहा वो तो है ही नहीं भाई, वो भले उनका हेड ऑफिस इंडिया में हो लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो नॉर्मल रेसिडेंस के अंतर्गत नहीं आएंगे। एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके एम्प्लॉय भी नॉर्मल रेसिडेंस के अंतर्गत नहीं आएंगे। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, अगर कोई फॉरेन वेसल्स है, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स है, या सीजनल वर्कर्स हैं तो वो भी एक सीजनल वर्कर्स का मतलब वो फॉरेन के हैं, वो सीजनली आते हैं फिर चले जाते हैं, तो उनको भी हम नॉर्मल रेसिडेंस के पार्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। या बॉर्डर वर्कर है, जो सीमा पर काम कर रहे हैं लोग, उनको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अभी हमने नॉर्मल रेसिडेंस को भी देख लिया। अब एक टर्म आता है सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। सिटीजनशिप की बात करें तो देखो, सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता दो तरह से होती है। ठीक है, एक तो बाई बर्थ होता है और दूसरा बाई लॉ होता है। ठीक है, बाई बर्थ तो आप समझ रहे हो कि अगर आप बस आपको वहाँ पर्टिकुलर कंट्री में आपको पैदा होना है, आपका बर्थ होना है, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाता है। देखिए, व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया ही एक्वायर ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। कोई अगर जन्म लिया है तो वो ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेता है। दूसरा तरीका क्या है, अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया, कोई आदमी बाहर आउटसाइड ऑफ इंडिया बर्न हुआ है, इंडिया अप्लाई फॉर सिटीजनशिप एंड लॉ अलाउ हिम टू बिकम एन इंडियन सिटीजन, और वो अप्लाई करता है और हमारा कानून उसे अलाउ कर देता है कि हाँ ठीक है, हम उसे सिटीजनशिप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग वहाँ पर सिटीजनशिप की बात करते हैं। अब दूसरा तरीका, दूसरा इसका टर्म है रेसिडेंटशिप। क्या है? इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। रेसिडेंटशिप क्या है? वो एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाई ए पर्सन। ये पूरी तरह से उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि एन इंडिविजुअल इज़ अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ़ ही ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। पहली बात कि वो साधारण नागरिक हो, यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन ए कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन 1, 1 साल से ज़्यादा वो भारत में रहा हो या किसी कंट्री में रहा हो, एंड और साथ ही साथ हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्रीज, यानी वहाँ के उसका जो आर्थिक हित है उसी देश में शामिल हो, यानी इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में इंक्लूड हो, तो वो रेसिडेंटशिप कहा जाता है। 1 साल से ज़्यादा हो और प्लस वहीं पर क्या कर रहा हो, कमा रहा हो, खा रहा हो, वहीं पर कर रहा हो, तो उसको रेसिडेंटशिप कहते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इस चैप्टर में एक टर्म यूज़ होता है फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। देखिए, फैक्टर इनकम को हम लोग समझते हैं। फैक्टर इनकम का मतलब होता है कि फैक्टर इनकम रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय अ फैक्टर ऑफ प्रोड्यूसिंग फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई सर्विस देके, कोई फैक्टर के तौर पे काम करके, एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे काम करके, एज अ रिसोर्स अगर हम किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और काम करते हैं तो उसके बदले में जो पेमेंट मिलता है दैट इज़ द फैक्टर पेमेंट। जैसे आपको पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, तो उनको जो पैसा मिलता है वो फैक्टर पेमेंट है। जैसे लैंड को मिलता है रेंट, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, लेबर को मिलता है वेजेज और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो ये सब फैक्टर इनकम कहे जाते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र इनकम, फैक्टर इनकम का ठीक अपोजिट। देखिए, ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है? ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है जो बिना किसी इफर्ट के मिल जाए, आपको बिना मेहनत के मिल जाए। ठीक है, ट्रांसफ़र इनकम रिफर्स टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस के आपको मिल जाता है तो वो ट्रांसफ़र इनकम है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल में मैंने लिखा है ओल्ड एज पेंशन आपको मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिल गया, पॉकेट मनी कोई आपको दे दिया, ये सब बिना मेहनत के पैसे मिलते हैं। तो अगर इस तरह कोई पैसा आपको मिल रहा है तो वो क्या है? वो ट्रांसफ़र इनकम है। नीचे देखिए नोट डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ट्रांसफ़र इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को जब कैलकुलेट करेंगे तो ट्रांसफ़र इनकम को हम उसमें इंक्लूड नहीं करते। ये बात ध्यान देने वाली है, जब नेशनल इनकम पढ़ा जाएगा तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गुड्स के बारे में। तो देखिए ज़रा, गुड्स हमें क्या डिस्कस करना है गुड्स में? एक तो गुड्स डिस्कस करना है फाइनल गुड्स और दूसरा हमें गुड्स डिस्कस करना है इंटरमीडिएट गुड्स। अगर बात करें तो फाइनल गुड्स में 2 तरह के गुड्स आते हैं, एक कंजप्शन गुड्स है और एक कैपिटल गुड्स है। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। चले, सबसे पहले बात करते हैं फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या है, मैं आपको पहले बता दूं कि फाइनल गुड्स एक वो सामान होते हैं जो रेडी टू यूज़ होते हैं, रेडी टू यूज़, इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
या फिर हम उन्हें ऐसे भी कह सकते हैं जिसने जो प्रोडक्ट एक तरह से देखा जाए कि प्रोडक्शन की बाउंड्री को पार कर लेता है वो फाइनल गुड्स है। ठीक है, उसी को फाइनल गुड्स कहते हैं। यानी यहाँ देखिए फाइनल गुड्स रिफर्स टू दोज विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी या तो वो इस्तेमाल करने के लिए हो या फिर इन्वेस्ट करने के लिए। अब यहीं से दो बातें निकलती हैं कि फाइनल गुड्स या तो इस्तेमाल होगा या इन्वेस्ट होगा। मैं यहाँ पर क्लियर बता दूँ, अगर वो सामान इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए फाइनल कंज्यूमर के तौर पे, एज ए फाइनल कंजप्शन स्टेप के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे हम कंजप्शन गुड्स कहेंगे या कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। और अगर इन्वेस्ट के पर्पज़ से हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम कैपिटल गुड्स कहेंगे। यानी फाइनल गुड्स की अगर बात करूँ तो ये दो प्रकार के हो जाते हैं। यहीं से आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड लाइक मिल्क। एक हाउस होल्ड के द्वारा अगर मिल्क खरीदा जा रहा है तो निश्चित तौर पे उसे कंज्यूम करने के लिए खरीदा जाएगा। गुड्स परचेज बाय फर्म लाइक मशीनरी, अगर कोई फर्म मशीनरी खरीदती है तो उसे वो रीसेल नहीं करेगी, बेचेगी नहीं उसे, लेकिन वो खरीद रही है तो वो क्या है, उस पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर कैपिटल की बात आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और अगर चर्चा करें तो इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कंजप्शन गुड्स की बात करते हैं तो कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाइड द वांट ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली। कंजप्शन गुड्स क्या है, एक ऐसे गुड्स हैं जो कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करते हैं, दैट इज़ द कंजप्शन गुड्स। अब नीचे मैंने कुछ पॉइंट लिख रखा है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कंजप्शन गुड्स में कुछ पार्ट आते हैं। जैसे सबसे पहले ड्यूरेबल आता है। ड्यूरेबल में देखिए टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर्स है। ठीक है, टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर्स की बात करें तो ये दोनों चीज़ें कभी हम रीसेल के पर्पज़ से नहीं करते, यानी हम इनको खरीद के बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते, ना तो हम इन्हें रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ना तो हम इन्हें रिकंस्ट्रक्ट, यानी फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है यानी जिनका ना तो हम रीसेल के पर्पज़ से खरीद रहे हैं, ना तो उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए या फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए हम कर रहे हैं। तो टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे भी तो इस्तेमाल यूज़ करने के लिए खरीदेंगे, उन्हें बना के फिर से बेचने के लिए तो खरीदेंगे नहीं। उसके बाद कुछ आते हैं जिन्हें सेमी ड्यूरेबल कहा जाता है। सेमी ड्यूरेबल का मतलब होता है जो कम समय के लिए चलते हैं, जैसे क्लॉथ हो गया, क्रॉकरीज हो गया, मतलब मिट्टी का बर्तन हो गया, सॉक्स हो गया, ये सब आते हैं। उसके बाद नॉन ड्यूरेबल गुड्स है जो मैक्सिमम 24 घंटे या 48 घंटे के आसपास चलते हैं, जैसे मिल्क हो गया, फूड ग्रेन हो गया, पेपर तो सर आपको लगेगा कि 24 घंटे से ज़्यादा चलता है, लेकिन इसको भी हम लोग नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंतर्गत रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा दिन बहुत टिकाऊ नहीं होता। उसके बाद सर्विसेज, अगर नॉन मटेरियल की बात करें तो सर्विस क्या है, एक नॉन मटेरियल गुड्स है। जैसे टीचर है, डॉक्टर है, बैंक है, ये सब एज ए फाइनल यूज़र की तरह, फाइनल नॉन मटेरियल प्रोडक्ट की तरह हम इनका इस्तेमाल करते हैं और इनका जब एक बार इस्तेमाल होता है इन्हें दोबारा रीसेल नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कैपिटल गुड्स। देखिए कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन, किस में हेल्प कर रहे हैं, विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, किसी अदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो मदद करता है वो क्या है, वो कैपिटल गुड्स है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कोई इक्विपमेंट हो गया, वो क्या है, वो कैपिटल गुड्स का पार्ट बनता है। इसके कुछ फीचर हैं कैपिटल गुड्स के, वो क्या हैं। सबसे पहला फीचर है दे हैव एक्सपेक्टेड लाइफ। ये क्या है, इनकी जीवन एक्सपेक्टेड होती है। दे डू नॉट लूज दियर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी प्रोडक्शन होने पर ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते। जैसे मशीन है, कोई मशीनरी है, एक बार आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस किया तो उसकी आइडेंटिटी लूज़ नहीं होती। दे नीड रिपेयर और रिप्लेसमेंट, हाँ इनको ज़रूरत होता है, इनका समय समय पर रिपेयर करने की आवश्यकता होती है और इन्हें हम चाहें तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। दे हैव ड्राइव डिमांड, यहाँ पर एक टर्म आता है, क्या आया है, दे हैव ड्राइव डिमांड की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि यहाँ एक टर्म इस्तेमाल हुआ है ड्राइव डिमांड, तो ड्राइव डिमांड क्या है। देखिए जो कैपिटल गुड्स है एक ड्राइव डिमांड है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव डिमांड, उसमें गुड्स में आपका लिखा हो तो आप कैपिटल गुड्स को लगाइएगा, या कैपिटल गुड्स का एग्जांपल के तौर पे मशीनरी बोल दे तो मशीनरी भी ड्राइव डिमांड होगा। एग्जांपल समझाना चाहूँगा, देखिए सुनिए ध्यान से। अगर मान लीजिए कि हम कोई सामान की डिमांड करते हैं, जैसे हम मोबाइल की डिमांड कर रहे हैं या अब हमने बाइक की डिमांड की, तो जैसे ही बाइक या मोबाइल की डिमांड हमने की
तो बाइक की डिमांड बढ़ी, मोबाइल या बाइक की डिमांड बढ़ी, तो मोबाइल और बाइक को बनाने वाले जो मशीन है उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। इसी को बोलते हैं ड्राइव डिमांड, हिंदी में व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। इसको हम इनडायरेक्ट डिमांड भी कहते हैं, यानी ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम डायरेक्टली परचेज नहीं करते, वो किसी कारण से परचेज किया जाता है। तो मशीनों को खरीदने का क्या कारण है, किसी भी वो मशीन जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है उसकी डिमांड बढ़ जा रही है, तो हमें उसे परचेज करना, दैट इज़ द ड्राइव डिमांड कहा जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, बात करते हैं इसमें इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। इंटरमीडिएट गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर द फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। देखो हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब ये हो गया कि जो प्रोडक्शन लाइन को पार न किया हो, जो प्रोडक्शन बाउंड्री को पार न किया हो, वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, यानी जिसे हमें फर्दर प्रोसेस के लिए सेंड करना है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। इसमें भी वही कह रहा है, या तो हम उसे रीसेल के लिए खरीद रहे हों या फिर हम उसे किसी फर्दर प्रोडक्शन के तौर पे खरीद रहे हैं, फर्दर प्रोडक्शन करना है, तो वो हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। देखो लिखा है इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स है, गुड्स परचेज फॉर रीसेल लाइक मिल्क परचेज बाय ए डेयरी शॉप। डेयरी शॉप से अगर आप खरीद के बेचने के चक्कर में अगर हो कि दूध हम बेच के पैसा कमाएंगे, तो वो मिल्क जो होगा वो हम इंटरमीडिएट गुड्स मानेंगे उसको। ठीक है, गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट। अगर उसी दूध को खरीद के हम मिठाई बनाना चाहते हैं तो ये क्या हो गया, ये हमें नई फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी हम इसे इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, कि ओनली फाइनल गुड्स। इसका मतलब हो गया कि केवल और केवल फाइनल गुड्स को हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है क्या, कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते सर, इंटरमीडिएट गुड्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं। अब टर्म आता है ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। वैसे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन, यानी मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना, कोई मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना, एक तरह से कैपिटल का फॉर्मेशन करना होता है या इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट दो तरह से होते हैं, एक ग्रॉस लेवल पर होता है और दूसरा नेट लेवल पर होता है। तो ग्रॉस लेवल की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, द टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमने टोटल कितना बिल्डिंग खरीदा, कितना मशीन खरीदा, कितना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, कितना मशीन खरीदा, इसकी टोटल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कि हमने ग्रॉस में इतना किया। ठीक है, अब नेट की बात करते हैं। नेट क्या है, द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज द नेट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर हम एक्चुअल की बात करते हैं। टोटल और एक्चुअल में कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है, और टोटल और एक्चुअल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट में क्या देखते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग देखें तो क्या टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। यानी अगर मैं बात कहूँ कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन को अगर आप माइनस कर देते हैं तो वो क्या निकल जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। यानी किसी मशीन में आपने कितना खर्च किया पैसा, उसके इस्तेमाल को अगर बाहर निकाल लेंगे, उसके यूज़ को, डेप्रिसिएशन को बाहर निकाल लेंगे, तो जो उसकी वैल्यू बचेगी वो नेट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और आपको समझाऊंगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन। तो देखिए, किसी भी प्रोडक्ट के टीयर एंड वियर से या यूज़ करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों के पास अकाउंट है, अकाउंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अकाउंट में हम लोगों ने इसमें पढ़ा भी था, कि आराम से हम लोगों ने इसमें डिस्कस भी किया था, हम लोग इसको पढ़ेंगे भी। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, आगे की तरफ चलते हैं सर। देखिए, अब इसी चीज़ को हमने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है आपको इस डायग्राम के हिसाब से। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रॉस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्रॉस लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब ग्रॉस से कभी भी आप नेट पर जाओगे, नेशनल इनकम के समय इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रॉस वैल्यू से जब आप नेट पर जाओगे, यानी अगर नेट पर जाना है तो समझ जाओगे कुछ न कुछ घट के आएगा। तो ग्रॉस से जब नेट पर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेप्रिसिएशन को
माइनस कर देना है। क्या कर देना है? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। और जब भी आपको नेट से ग्रॉस पर जाना है तो उस केस में आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन को प्लस कर देना है। ये डायग्राम याद रखना, माइनस प्लस, कि ग्रॉस से नेट पर जाएंगे तो माइनस होगा और नेट से ग्रॉस पर जाएंगे तो प्लस होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या प्लस होगा सर? डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन जब क्वेश्चन में आता है, इसका इस्तेमाल नेशनल इनकम में होगा, तो वहाँ जब आता है ना तो वहाँ कई सारे नाम आते हैं। जैसे पहला क्या नाम आएगा? करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से आ जाएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से आ जाएगा, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस के नाम से आ जाएगा। एक और नाम पूछ देता है, बोल देता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से। किस नाम से? कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से पूछ देता है। तो जब इन सभी नामों से वो पूछेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो टर्म क्या है, वो डेप्रिसिएशन टर्म को ही पूछा जा रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, लिखा हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आइए देखते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। ठीक है, अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड सब्सिडी। सीधी सी बात है, किसमें? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब यहाँ दो वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स इस्तेमाल किया जा रहा है और एक सब्सिडीज इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। यहाँ लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस रिफर्स टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाई गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी सरकार के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन पर या उसके सेल पर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उसी को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में ब्रैकेट में दे रखा है, जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, ये कॉमा लग गया है, कस्टम ड्यूटी एक ही में टर्म होगा, कस्टम ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है, वैसे कॉमर्स के आप हैं तो आगे चल के आपको इनकम टैक्स में ये सब पढ़ना होगा, टेंशन ना लीजिए। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो गुड परचेज और सेल पे टैक्सेज इंपोज किए जाते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कहा जाता है कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेज है। और सेल पर नहीं, प्रोडक्शन पर भी जो चार्जेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद सब्सिडीज को देख लेते हैं। सब्सिडीज क्या है? सब्सिडी रिफर्स टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंट है गिवन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा दिया जाता है, टू एन इंटरप्राइजेज, किसी पर्टिकुलर इंटरप्राइजेज को, ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सर्टेन कमोडिटी का पर प्रोडक्शन करने के लिए उनको क्या दिया जाता है? उनको सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडीज़ दी जाती है, कुछ रिलीफ दे दी जाती है, कुछ टैक्सेस में रिलीफ दे दिया जाएगा, उसी को सब्सिडीज़ कहेंगे। तो वो सब्सिडीज़ क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पे है, जैसे एलपीजी सिलेंडर इज सोल्ड एट सब्सिडीज रेट। अगर एलपीजी का प्रोडक्शन हो रहा है तो सरकार क्या करती है कि उसको सेल करेगी, एक पर्टिकुलर सब्सिडी देकर सेल करती है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेज और सब्सिडी, इन दोनों का कनेक्शन गवर्नमेंट से है, आपने ये समझ लिया। और आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज अगर आपको निकालने हैं तो इसका फार्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग ले चलते हैं, अगला हमारा है फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। अब देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या है? किसी फैक्टर की कॉस्ट की बात की जा रही है, यानी इट रिफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर दियर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी अगर रेंट ने कोई लैंड ने कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो लैंड को मिलने वाला पैसा ही फैक्टर कॉस्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो जो एक्चुअल में अमाउंट पे किया जा रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उनके कंट्रीब्यूशन के बिहाफ पर, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर प्रोडक्शन। और मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस का सीधा सा मतलब होता है कि सेल वैल्यू, सीधी सी बात आप कह दीजिए, किसी प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को मार्केट प्राइस ही कहते हैं। इट रिफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। जिस कीमत पर वास्तव में मार्केट में किसी भी सामान को बेचा जाता है वहीं उसकी क्या है? मार्केट प्राइस कही जाती है। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में अगर देखा जाए तो किस बात का डिफरेंस होता है? मैं अगर आपसे कहूँ तो प्रॉफिट का डिफरेंस होता है। सामान्य लैंग्वेज में कहूँ कि कॉस्ट और सेल में के बीच जो डिफरेंस होता है वो केवल प्रॉफिट का होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसी टर्म को बोलेंगे मार्केट प्राइस। अगर आपको निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में देखा था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह हमें क्या इस्तेमाल करना है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो दूसरा फार्मूला ये भी हो सकता है, फैक्टर कॉस्ट क्या हो सकता है?
दूसरा हो सकता है फैक्टर कॉस्ट प्लस ब्रैकेट में कर दीजिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये वाला भी फार्मूला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसी चीज़ को देख लीजिए, मार्केट प्राइस से जब कभी आपको फैक्टर कॉस्ट पर जाना हो, देखिए ध्यान से, यानी कि इससे मार्केट प्राइस से जब कभी आपको फैक्टर कॉस्ट पर जाना हो तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है NIT को। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, NIT कहते हैं। ठीक है, NIT को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस की तरफ जाना हो तो NIT को प्लस कर देना है। ये तरीके याद रखिएगा, जब हम लोग नेशनल इनकम को पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा, आपको अच्छे से इसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम, क्या कह रहा है, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी आउट ऑफ द कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमने कितना रिसीव किया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हमने कितना पेमेंट किया, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग NFIA कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेट का मतलब ही बताया था मैंने, कुछ ना कुछ घटना, इसी को फार्मूले के हिसाब से लिखा जाए तो फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड या रिसीव फ्रॉम अब्रॉड लिख सकते हैं। दूसरा फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अब यहाँ टू पेड अब्रॉड या पेड टू अब्रॉड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फ्रॉम और टू, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे NFIA। तो दूसरा फार्मूला हो सकता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है ना, फीफा माइनस फीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। NFIA निकालना है तो फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वहीं आपको NFIA की बात बताएगा, वहीं उसी का मतलब NFIA होगा। आइए देखते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि अगर नेशनल की हम बात करें तो नेशनल का मतलब होता है कि हमारी कंट्री और हमारी कंट्री ने बाहर से कितना अर्न किया, वो नेशनल इनकम है। ठीक है, तो अब लेकिन अगर हम नेशनल इनकम वर्ड दिया हुआ है और हमको डोमेस्टिक निकालना है, कोई पूछ दे कि नेशनल पता है आपको, डोमेस्टिक पता करिए, तो आप क्या करिए, वहाँ NFIA दिया हुआ है तो NFIA को नेशनल से डोमेस्टिक पर जाते समय क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और अगर डोमेस्टिक है और नेशनल पता करना है, NFIA दिया हुआ है तो NFIA को क्या कर देना है, आपको प्लस कर देना है। NFIA नहीं दिया हुआ है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दीजिए, या फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड को माइनस कर दीजिए, आपका NFIA निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे लास्ट चीज़ क्या है, इसके कंपोनेंट कभी कभी आ जाता है, कंपोनेंट ऑफ NFIA। तो देखिए नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब कि भाई फॉरेन के एम्प्लॉय इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया के एम्प्लॉय फॉरेन में काम कर रहे हैं, तो दोनों को जो कंपनसेशन मिल रहा है, यानी इंडियन को कंपनसेशन मिलेगा फॉरेनर से और फॉरेन को कंपनसेशन मिलेगा इंडिया से। तो जितना रिसीव किया कंपनसेशन, जितना पे किया, उनके बीच का जब डिफरेंस निकाल लेंगे तो नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय टर्म कहा जाएगा, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय टर्म। यानी इसमें भी कंपनसेशन रिसीव और पेमेंट का डिफरेंस निकाल लेंगे तो वो नेट आ जाएगा। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब जैसे रेंट वगैरह आपको मिल रहा है, किसी प्रॉपर्टी का रेंट मिल रहा है, तो इसमें भी आप कितना रिसीव कर रहे हो रेंट और कितना पेमेंट कर रहे हो, उसके बीच का डिफरेंस आप निकाल देंगे तो आपका ये आ जाएगा। और रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है एक तरह से रिजर्व है किसी कंपनी में वो रिजर्व जो एक इंडियन एम्प्लॉई के द्वारा किया गया है, या किसी फॉरेन कंपनी में, किसी इंडियन कंपनी में वो रिजर्व जो किसका है, जो फॉरेन एम्प्लॉइयों का है, उनके बीच का डिफरेंस हम लोग नेट अर्निंग रिटर्न के नाम से बोलते हैं। तो जब कभी हमें क्या निकालना हो, हमें निकालना हो कंपनसेशन ऑफ
कंपोनेंट ऑफ NFIA कैलकुलेट करना हो तो इन 3 चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट कर लें या इन 3 चीज़ों को एक साथ जोड़ देते हैं तो NFIA हमारा निकल जाता है। और वैसे भी NFIA का दूसरा फार्मूला है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग। ये रहा आपका सेकेंड चैप्टर। अब एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि देखिए, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों चैप्टर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है तीसरे चैप्टर के लिए। तीसरा चैप्टर हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट होगा, जिसमें हम ये सीखेंगे कि फार्मूला कैसे बनेगा। और फार्मूला बनाने के लिए अभी जो हम लोगों ने ये इस्तेमाल किया, जैसे हम इस हिस्से की बात करें, उसके बाद हम लोगों ने जो जितने भी छोटे छोटे फैक्टर इनकम, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सब इस्तेमाल किया है, डेप्रिसिएशन का पार्ट हमने इस्तेमाल किया, ये सारे के सारे हम लोग फिर से रीड आउट करने वाले हैं, फिर से पढ़ने वाले हैं। तो इसको बहुत बारीकी से देखिएगा। जिसको दूसरा लेक्चर समझ में आया होगा वही तीसरा चैप्टर कर सकता है। आई होप आपको बात पूरी तरह से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिए। हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और वो मोटिवेशन मुझे अपने बच्चों से ही मिलती है। तो आप सभी लोग हमें मोटिवेट करिए ताकि मैं इसी तरह से लगा रहूं, मेहनत करता रहूं, आप तक चीज़ें पहुंचती रहें। ओके, थैंक यू सो मच।